आज हम वहीं से फिर चलते हैं नियोजित विकास की राजनीति में। इसमें जो मुख्य परिणाम हैं देखें हम, आज़ाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थीं। इनकी चर्चा यहाँ 3 अध्यायों में की गई। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई, नियोजित विकास की शुरुआत। शुरुआती कोषों को कहते हैं। देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फ़ायदा पहुंचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। बुनियाद की बात करें, नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। इनमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात उद्योग, तेल शोधन उद्योग, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई। फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। निश्चित है ऐसा नहीं हो पाता। आगे हम देखें, सरकारी प्रचार गांव-गांव तक पहुंचा। एक तरह से शिवपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहां की समस्याओं और उनके समाधानों की संख्या परिचय देते थे, का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारत वर्ष एक खेतीहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह है कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाएं। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चर और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी सामने मानने लगता था कि हो ना हो इसके पीछे भी कोई चाल है। शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खासतौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त किसान सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियाँ लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की ऊंची फसल को हाशिए से काटता रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई, अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। मिर्जई और बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे उन्हें अंग्रेजी इबारत से, और जो हिंदी के विद्वान थे उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे वे कम से कम आदमी और औरत को पहचानते ही थे। इनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक और सुधार किया गया, भूमि सुधार, जो हमारे सामने हेडिंग है, आप देखें। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के ज़माने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से ज़मीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माने इतने बड़े बड़े किसान थे कि जिनके पास इतनी ज़मीन थी कि वो उसमें कुछ पैदा नहीं करना चाहते थे। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके।
यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की 2 अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाया गया कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है, लेकिन इनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। उन्होंने इस कानून का तोड़ खोज लिया। ठीक उसी तरह जो काश्तकार कृषि और की ज़मीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ हो। कृषि की बेहतरी और खेतिहर जनता की भलाई से जुड़ी नीतियों को ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे। उनका राजनीतिक रसूख भी था, माने उनकी राजनीतिक पकड़ शासन तक थी। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनाने पर महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्षस्थ नेताओं की बलमनसाहत के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। बस आज के लिए इतना ही। हरित क्रांति कल पढ़ा।